वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। से प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स को शुरू किया था, जिसमें हमने लिगेंड गेटेड आयन चैनल को डिस्कस किया था। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। So this is a brief diagrammatic view of all kind of receptors. So this is the ligand-gated ion receptor and G protein couple receptor, enzymatic receptor and nuclear receptor. So G protein couple receptor जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं which is present on the surface of the cell. तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको चारों रिसेप्टर को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड इसको इस रिसेप्टर के डायग्राम को अपने एग्जाम्स में यानी काइंड ऑफ आप माइंड मैप की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो इसी प्रीवियस वीडियो में हमने इस डायग्राम को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली हमारे जितने भी आयंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, रिसेप्टर है, वो इस्तेमाल होता है। एंड ये सबसे फास्टेस्ट रिसेप्टर में से एक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे फास्टेस्ट रिसेप्टर कौन सा है, वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है। नेक्स्ट, जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो लार्जेस्ट रिसेप्टर भी उसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेवन हेलिकल प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इसको लार्जेस्ट रिसेप्टर भी बोलते हैं। और इसकी लोकेशन जो है वो भी सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने देखा था एंजाइमेटिक रिसेप्टर। एंजाइमेटिक रिसेप्टर भी आपका सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ये इन तीनों रिसेप्टर्स का एक मैंने लोकेशन बताया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है वो आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। एज अ नेम सजेस्ट न्यूक्लियर, तो सो वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा। तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका जो रिसेप्टर है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, और अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो उसको हम न्यूक्लियर रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। अगर वो न्यूक्लियर के बाहर है तो उसको हम साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर बोलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को डीप में स्टडी करने वाले हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को GPCR शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। यहाँ पे जो जी की फुल फॉर्म है वो ग्वानिन, GUANIN, ग्वानिन, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, मेटाबोट्रोपिक के नाम से भी जानते हैं, हेप्टर हेलिकल, हेट्रो ट्राइमेरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्राइमेरिक यहाँ पे हमारे पास 3 यूनिट होती है, 3 सब यूनिट्स होती है, अल्फा, बीटा, गामा। सो इस वजह से इसको हम हेट्रो ट्राइमेरिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ये लार्जेस्ट सेल रिसेप्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट रिसेप्टर में से एक है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी टाइम स्केल देखें तो ये विद इन सेकेंड काम करता है, और इसके जो इफेक्ट है वो चैनल की तरह भी काम करता है, आयन भी और एंजाइम भी यहाँ पे एक तरह से इफेक्टर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है कपलिंग। यहाँ पे अगर कपलिंग देखोगे, यहाँ पे अगर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एस, अगर यहाँ पे एस लिखा हुआ है इट मीन स्टिमुलेशन, और अगर यहाँ पे आई है तो इनिबिशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो स्टिमुलेशन में क्या होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर स्टिमुलेशन में यहाँ पे एडेनाइल साइक्लेज पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम कैम्प पाथवे के नाम से भी जानते हैं। यानी एडेनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेशन, जब ये पाथवे एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे कैम्प का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, और कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से यहाँ पे स्टिमुलेशन शो होती है। नेक्स्ट, ऐसे अगर हम इनिबिशन में बात करते हैं तो यहाँ पर कैम्प का लेवल बढ़ रहा था, तो यहाँ पे CMP जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। एक चीज याद रखना, कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है, और जो पोटेशियम है वो इंट्रा सेलुलर आयन होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अभी याद रखना है। आगे आप जब देखेंगे ये पॉइंट आगे आपको कहीं ना कहीं आएगा, तो इस वजह से मैंने आपको पहले बता दिया। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो ओ, तो कैल्शियम चैनल यहाँ पे इनिबिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जो होता है यहाँ पे फोस्फोलाइजेशन होती है, C पाथवे, एंड फोस्फोलाइजेशन C पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें आपको देखोगे IP3 डैग पाथवे यहाँ पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये हमें पूरा डिस्कस करना है वन बाय वन। सो देयर इज अ 7 हेलिकल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपका रिसेप्टर अटैच होगा, जो भी मॉलिक्यूल बाइंड है, यहाँ पे आपको पूरा रिसेप्टर की साइट है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं, कोई भी ड्रग, सब्सटेंस, चैनल एंड एंजाइम, एनीथिंग यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं।
और जब ये बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा रिसेप्टर। अभी अगर ये तीनों यूनिट्स, ये तीनों सब यूनिट्स ट्राइमेरिक फॉर्म, अगर ये तीनों इकट्ठे हैं, अगर ये बाइंड फॉर्म में है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब यहाँ से अल्फा यूनिट इससे अलग हो जाएगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये एक्टिवेट कब होता है? जब यहाँ से अल्फा यूनिट इनसे बाइंड, ये जो टूट जाती है, जब अल्फा यूनिट इससे डिसबाइंड करती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के 3 पाथवे होते हैं, जिसको आपको 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे हम इनको। अब यहाँ पे 3 पाथवे में सबसे पहला आता है एडेनिल साइक्लिक पाथवे, उसके बाद होता है फोस्फोलाइजेशन सी पाथवे एंड चैनल रेगुलेशन। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो जी प्रोटीन एस जो रिसेप्टर है यहाँ पे, ये वाला स्टिमुलेशन बेसिकली जो करता है, तो यहाँ पे एडेनिल साइक्लिक पाथवे यूज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे फोस्फोलाइजेशन आप देखोगे यहाँ पे क्यों में इस्तेमाल हो रहा है, फोस्फोलाइजेशन सी पाथवे। तो इन पाथवे को पढ़ना एक बार जरूरी है कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, चैनल वाला अगर आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो इन तीनों पाथवे को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, अब जो एडेनिल साइक्लिक पाथवे है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर स्टिमुलेशन में एस में, और यहाँ पे इनिबिशन जो है इन दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। तो एडेनिल साइक्लिक पाथवे को हम एज इन दोनों के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, हम दोनों को इकट्ठा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर ये स्टिमुलेट कर रहा है तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, इनिबिशन होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा देखने वाले हैं। तो एडेनिल साइक्लिस में क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड करता है, अभी मैं यहाँ पे स्टिमुलेशन की बात कर रही हूँ, अब इसके जितना हम स्टिमुलेशन पढ़ते जाएंगे इसका अपोजिट हम इनिबिशन भी पढ़ते जाएंगे साथ साथ, तो ये आपको दोनों एक साथ ही कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, इसको एक ही साथ ही इसके कंबाइन करके हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो भी स्टिमुलेशन का इफेक्ट होगा इसके अपोजिट ही इनिबिशन का इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है, यहाँ पे कैंप मैंने बताया था, यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में क्या होता है, जब यहाँ पे एस होता है तो यहाँ पे कैंप का पाथवे जो कैंप है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज होने वाली है, तो यहाँ पे कैंप इंक्रीज होगा जब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होगा। उसके बाद जो इंट्रासेलुलर जो हमारा होता है वो कैंप पाथवे जो है, कैंप इंट्रासेलुलरी क्या होता है, जैसे सेल है, सेल के अंदर इसका लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम मीडिएटेड काइनेज एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद फोस्फोलाइजेशन होती है। ठीक है, फोस्फोलाइजेशन होने के बाद जैसे हमारे जब भी क्या होता है, जब फोस्फोलाइजेशन होती है तो हमारे हार्ट के अंदर क्या होगा, एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होगा, स्मूथ मसल्स के अंदर क्या होगा, और लीवर के अंदर क्या होगा। इन चारों में हम देखने वाले कि जब भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर स्टिमुलेट एक्टिवेट होता है तो इन ऑर्गन्स पे क्या असर डलता है। ठीक है, तो इन ऑर्गन्स पे क्या होगा, इनमें कैसे चेंजेस आएंगे वो हम देखने वाले हैं अब। तो सबसे पहले हार्ट में क्या होगा कि अगर यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर स्टिमुलेशन हुआ है तो हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कार्डिक कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और कार्डिक कंडक्टिविटी से कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए टर्म अलग अलग होती है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए अलग टर्मोलॉजी होती है जो आपको पढ़नी पड़ती है। एक और चीज देखो लो, यहाँ पे हमने स्टिमुलेशन के बारे में भी बात की थी। अगर हम यहाँ पे जी प्रोटीन कपल आई हो, यानी इनिबिशन अगर हो रहा है, तो क्या होगा, इसके अपोजिट काम करेगा। हार्ट में क्या होगा, जितने भी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, हार्ट रेट बढ़ रहा था, तो हार्ट रेट आई की फॉर्म में यहाँ पे अगर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आई है तो ये डिक्रीज होगा, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, यानी इसके अपोजिट होते जाएंगे सारे फंक्शन इसके। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मैं बता रही थी आपका हार्ट रेट, अगर या एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। देखो कैसे, यहाँ पर अगर आप देखोगे टर्म्स में, आपको ये टर्म्स जी आपको पता होने चाहिए इनके बारे में। अगर हार्ट रेट है, अगर हार्ट रेट हमारा नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, एक होता है नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, एक होता है पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक क्या होता है, देखो क्रोनो मीन्स क्या होता है, क्लॉक, क्रोनो मीन्स क्लॉक यानी हार्ट रेट। तो इसको आपस में रिलेट कर सकते हो, हार्ट रेट और क्लॉक को यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। उसके बाद अगर ये हार्ट रेट बढ़ेगा, अगर हार्ट रेट यहाँ पे बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी। ये टर्मोलॉजी है, आपको पता होनी चाहिए। अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे नेगेटिव क्रोनोट्रोपी। ठीक है, इसके ऐसे है फोर्स ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन अगर है, इसमें इसको हम मायोकार्डियम भी बोल देते हैं। ठीक है, आयनो मीन्स क्या होता है, इंटेंसिटी, यानी कितने फोर्स के साथ, इंटेंसिटी क्या होता है, यानी फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनोट्रोपी। अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयनोट्रोपी। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव आयनोट्रोपी। ऐसे ही कंडक्शन स्पीड में होता है। कंडक्शन मीन्स देखो, ड्रोमा मीन्स क्या होता है, ड्रोमा मीन्स ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्शन जैसे होता है ना, कंडक्टर क्या करता है,
और यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो स्पीड जो है वो एज अ ड्राइव काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रोनोट्रोपी इसको हम बोल देते हैं। अगर ड्रोनोट्रोपी इंक्रीज हो रही है, कंडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ड्रोनोट्रोपी एंड नेगेटिव ड्रोनोट्रोपी, इसका अपोजिट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जो क्रोनोट्रोपी है, क्रोनोट्रोपी में अगर नेगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, तो इसके एग्जाम्पल्स एक बार यहाँ पे देख लेना, ठीक है। वैसे तो आपको जब आप आगे फार्माकोलॉजी की पढ़ोगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे, तब आपको ये ड्रग्स यहाँ पे समझ आएंगी। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो उसका, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स में जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर का क्या असर होता है। तो हम यहाँ पे इसमें भी सेम जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर एस स्टिमुलेशन भी देखेंगे और इनिबिशन भी देखने वाले हैं। तो जो स्टिमुलेशन का होगा उसका ही अपोजिट इनिबिशन का होगा, सेम। अब स्मूथ मसल्स में अगर आप देखोगे, स्मूथ मसल में हमारे पास जीआईटी आती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या असर होता है, ठीक है। और उसके बाद ब्रोंकियम में देखेंगे और यूट्रस में देखेंगे। अगर अब जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर स्टिमुलेशन है, अगर एस जो है वो है, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इनिबिशन अगर होगा, तो इनिबिशन में इसका अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन हो रही है, उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर है, अगर वो रिलैक्स हो रहा है, अगर वो रिलैक्स हो रहा है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यहाँ पे एस स्टिमुलेशन, तो अगर ये क्या कर रहा है, जीआईटी को रिलैक्स कर रहा है, तो अब अगर हमारी जो इंटेस्टाइन है या जीआईटी है, अगर वो रिलैक्स हो जाएगी, तो हमारा जो फूड है वो अच्छे से उसकी उसमें पैरासिलिसिस मूवमेंट नहीं होगी। अगर पैरासिलिसिस मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, या स्टॉप तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उससे उसको जैसे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कब्ज के नाम से भी जानते हैं। तो ये होगा जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर एस की वजह से, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट, अगर यहाँ पे आई हो, इनिबिशन हो, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा। कॉन्ट्रेक्शन से क्या होगा, डायरिया हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है। डायरिया होने से क्या होगा, स्पाज्म आएंगे, स्पाज्म में पेन हो सकता है, ठीक है। फूड का जो मूवमेंट है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रोंकाई में क्या होगा, स्मूथ मसल्स में होते हैं भी, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स ही है, जो आईजीआईटीज, ब्रोंकाई और यूट्रस, ये स्मूथ मसल्स में ही आ रहा है, ठीक है। तो ब्रोंकाई में क्या होगा, अगर जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर एस वाला, ये रिलैक्स कर देगा। रिलैक्स होने से क्या होगा, ब्रोंक्योडाइलेशन हो जाएगा। ब्रोंकोडाइलेशन, अभी जो मेडिसिन है, ब्रोंकोडाइलेशन जितनी भी मेडिसिन होती हैं, ब्रोंकोडाइलेटर, ये अस्थमा में काम आती है। अस्थमा, इसको अस्थमा वाले भी टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखोगे कि ऐसी मेडिसिन देते हैं जो ब्रोंक्योडाइलेशन कराए, ठीक है, ताकि जो अब पेशेंट जो है उसका जो ब्रोंकी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, जिस वजह से उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस केस में हम उसको ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, ठीक है। और ये आपका बेसिकली अस्थमा में काम आता है। उसके बाद अगर इसका अपोजिट हो जाए, कॉन्ट्रेक्शन हो जाए ब्रोंकेस में, तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, जिस वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस जो है, अगर यहाँ पे जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर एस मैं बता रही हूँ, अगर वो क्या करेगा, रिलैक्स कर देगा। रिलैक्स होने से क्या होगा, अब एक बार यूट्रस अगर रिलैक्स हो गया, मान लो जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसका जो लेबर है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए यहाँ पे यूट्रस को रिलैक्स करना होता है, जिसको हम डिलेड पार्चुरेशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जीआई से क्या होगा, यहाँ पे यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और उस वजह से अबॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर में क्या होगा। अब लीवर में देखो क्या होता है, बेसिकली अगर जीएस प्रोटीन है, सिंपल बात है, लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोन्यूलाइसिस होगा, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स कि जो ग्लूकोज है उसका लाइसिस हो रहा है, यानी टूट रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इस प्रोसेस को रोक इनिबिट कर देते हैं। इनिबिट होने से क्या होगा, जो डायबिटीज जो बेसिकली पेशेंट होते हैं, वो डायबिटीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज में क्या होता है, देखो अब इसका अपोजिट आप जीआई में कर लेना अपने आप, ठीक है, जीआई में इसका अपोजिट आ जाएगा। उसके बाद देखो एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, एडिपोज टिश्यू में जो बेसिकली यहाँ पे लिपोलाइसिस होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो अगर स्टिमुलेशन हो रहा है, अगर ठीक है, जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर है अगर, तो वहाँ पे लिपोलाइसिस होगा एडिपोज टिश्यू में। इसका एग्जांपल क्या है, बेसिकली यहाँ पे इन सारे रिसेप्टर्स की मैंने आपको एक वन शॉट आपको एक जगह पे लिख दी है, तो आपको एग्जाम में कोई भी रिसेप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जी प्रोटीन कप, ये सारे जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स में ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अल्फा 2 रिसेप्टर है वो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर आई को फॉलो करता है, इनिबिशन करता है, और यहाँ पे स्टिमुलेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो
M2 आ रहा है, M2 में इनिबिशन हो रहा है, यहाँ पे डोपामिन का रिसेप्टर है D2, यहाँ पे भी इनिबिशन हो रहा है, और यहाँ पे H2 यानी हिस्टामिन का रिसेप्टर है GS। ठीक है, तो उसको आप कैसे याद रख सकते हो, एड MDH। तो MDH यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे 2 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एड में जो है एड्रेनर्जिक आ जाएगा। ठीक है, मस्क्रेनिक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मस्क्रेनिक जो है बेसिकली M2 के, यहाँ पे अगर आपको रिवाइज करें तो यहाँ पे M2 लगा लेना। जो एड है वो 2 बार आ रही है, तो इस तरह से इसको बेसिकली याद करने की ट्रिक है। ठीक है, एड MDH इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो अभी हमने एडर्जिक साइक्लेज पाथवे को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं फोस्फोलाइजेशन सी पाथवे को। तो फोस्फोलाइजेशन सी पाथवे हमारा कहाँ पे यूज हो रहा था, GQ में। तो GQ में आ रहा था, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये GQ में आ रहा है आपके पास फोस्फोलाइजेशन सी पाथवे। तो यहाँ पे IP3 डैक पाथवे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है, आप अभी नया नया पढ़ रहे हो तो आपको एक बार इसको 2-3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपके माइंड में बैठने वाला है। तो फोस्फोलाइजेशन सी पाथवे में बेसिकली जब भी कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई ड्रग मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस, तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख लो, ड्रग मॉलिक्यूल सब्सटेंस, जब ये GPCR के रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो यहाँ पे ये जब ये एक्टिव, तो उसके बाद क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी मॉलिक्यूल आगे GPCR के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो ये एक तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद फोस्फोलाइजेशन सी एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा उसको। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया। अब ये एंजाइम क्या करता है आगे जाके, ये ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन फोस्फोलाइपेज, फोस्फोलिपिड्स को ये ब्रेक डाउन करता है आगे जाके। अभी जब फोस्फोलिपिड्स जब ब्रेक डाउन होते हैं आगे जाके, तो ये आइनोस्टिरोल 4,5 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आइनोस्टिरोल 4,5 डाइफॉस्फेट जो है आगे जाके दोबारा से कन्वर्ट होता है आइनोस्टिरोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट होगा। अब जो IP3 इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आइनोस्टिरोल 1,4,5। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं IP3 डैग पाथवे। अब डैग मीन्स क्या होता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, इसको इसको हम डैग बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, जब ये एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ पे कैल्शियम जो है वो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है हर जगह कॉन्ट्रेक्शन आता है। ठीक है, एक्टिवेट हो गया सेल। अब जब ये एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे जो हमारा सिक्रीशन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन होगा, न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी जब कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, क्योंकि कैल्शियम का मेन फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन करना, कॉन्ट्रेक्शन करना, सिक्रीशन करना। तो ये सिक्रीशन कहाँ होगी, अब देखो सिक्रीशन अगर हम बात करते हैं GIT में, स्टमक में बेसिकली, तो स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, तो HCl की सिक्रीशन बढ़ा देगा। ये किस वजह से होती है, देखो यहाँ पे H1 जो है, H1 हिस्टामिन रिसेप्टर जो होता है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन के लिए। जो स्टमक की सिक्रीशन होती है, HCl की सिक्रीशन होता है, तो ये H1 से ही होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, जो बेसिकली H2 रिसेप्टर होता है, यहाँ पे सारे रिसेप्टर जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रेक्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी के लिए। तो आप इन रिसेप्टर को कैसे लर्न करोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है मैंने HAM के से HM। तो HAM जो है यहाँ पे हिस्टामिन, A जो है एडिनर्जिक, नेक्स्ट जो M जो है यहाँ पे मस्क्रेनिक। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लर्न कर सकते हो। जो है हमारे पास चैनल रेगुलेशन बचा है। यहाँ पे चैनल रेगुलेशन बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में से अगर हम देखोगे तो यही परफॉर्म करता है। ठीक है, मैक्सिमम सारा काम। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप पढ़ोगे आगे, ये बेसिकली कैसे काम करता है, यहाँ पर जो कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे बीटा 1, अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, बीटा 1 प्रेजेंट होता है हार्ट में। देखो यहाँ पे हार्ट में क्या करता है, हार्ट की सेल में जो कैल्शियम है उसकी एंट्री करवा देता है। जब कैल्शियम सेल के अंदर जाएगा तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा हार्ट के अंदर। जब भी डीपोलराइजेशन होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि हार्ट रेट कैसे हो रहा है, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जांपल में बताना है आपको, डोपामिन 1 की वजह से D1 गाबा B, और यहाँ पे अगर पोटेशियम इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे इसके रिसेप्टर लिखे हुए हैं सभी। ठीक है, α2 M2 D2 ये रिसेप्टर आपको लर्न करने, जब आप रिसेप्टर पढ़ोगे ना आगे, तब आपको एक पाथवे यहाँ पे एक तरह से तब आपको ये पाथवे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन सा पाथवे कौन से रिसेप्टर के में काम आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ते जाओगे रिसेप्टर्स को, तो वहाँ पे एक एक रिसेप्टर जो है पूरे पाथवे को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, सो ये आज के लिए था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।